बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क में जो हालात हैं उसमें कभी तो प्रोग्राम होता है तो हम ये सोचते हैं कि आज कुछ खैर की खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ माह से हमें कोई खैर की खबर सुनने को नहीं मिल रही है। इमरान खान साहब की हुकूमत गई, उससे पहले ये हालात थे कि महंगाई की वजह से बड़े मसाइल क्रिएट हो रहे थे और तमाम जमातें जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हटाने पर तुली हुई थी उन्होंने महंगाई का नारा लगाया और ये कहा कि जी मुल्क डूबने वाला है, तो इमरान खान साहब की हुकूमत को जाना चाहिए। इमरान खान साहब की हुकूमत में भी बहुत सी गिरफ्तारियां हुई, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन 9 माह से हम कोई गिरफ्तारी नहीं देख रहे थे। आखिरकार लगता है कि गिरफ्तारियों वाली सियासत फिर से शुरू हो गई है और आज जो हमने देखा फवाद चौधरी साहब को एक अहम रहनुमा पीटीआई के उन पे मुकदमा दायर किया गया और 4 दफ़ात उन पे दायर की गई हैं, जिसमें दफ़ा 124 है, दफ़ा 506, दफ़ा 553 और दफ़ा 505, जिसके तहत जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं ने जिक्र किया, दफ़ा 124 है जिसमें उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ और मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि इसको सियासी जो है वो गिरफ्तारी ना समझा जाए। इलेक्शन कमीशन को धमकी देना और उसके बाद जो ये मुकदमा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर किया गया, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। इस वक्त मैं ये समझती हूँ कि दोनों तरफ से कुछ कसूरवार दोनों पार्टीज़ ही हैं। किसी भी इदारे को ललकारना, धमकाना ये किसी सूरत ठीक नहीं है। ठीक है जनाब, कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के साथ कुछ गलत भी हुआ होगा और जो उनका गुस्सा है वो बिल्कुल जायज़ है। इस वक्त अगर ओवरऑल सूरत हाल देखी जाए तो तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की मकबूल तरीन जमात है और 2 सूबों में उसकी हुकूमत थी। वफाक में आप बैठे हुए थे, लेकिन इमरान खान साहब ने 2 सूबों में से अपनी हुकूमत को ख़त्म किया और उसके बाद वफाक से भी उनको जब उन्होंने फिर आने की कोशिश की तो वफाक ने खुद ही उनको आउट कर दिया। लेकिन नतीजा यही है कि आगे भी इलेक्शंस होते हैं तो बहुत हद तक पीटीआई के चांसेस हैं कि वो मैदान मार लेती है। ये डर है, खौफ है, कुछ भी है, लेकिन अगर इमरान खान साहब को उनकी पार्टी को ये बात पता है कि उनकी पॉपुलरिटी ज़्यादा है, अवाम उनके साथ है, तो फिर इस किस्म के बयानात देने से कुछ गुरेज करना चाहिए। इदारों के खिलाफ बात पहले भी इमरान खान साहब करते रहे, अब उनके रहनुमा कर रहे हैं, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हों, अमीन गंडापुर हों, उनके भी कुछ बयान सामने आए जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। एक चीज़ जो तमाम चीज़ों में सिनेरियो में हमें सामने आती है वो अफसोसनाक पहलू ये है कि इस तरह इस वक्त जो मुल्क जिस माशी बुहरान का शिकार है, होना तो ये चाहिए कि तमाम जमातें बैठें और मसले के हल की तरफ जाएं, लेकिन हम मामलात को मज़ीद उलझाए जा रहे हैं और मज़ीद उलझाए जा रहे हैं। कराची का इलेक्शन इसकी मिसाल है जो कि हमारे सामने आई और कराची के इलेक्शन में पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने है। पीटीआई कहती है कि हम इसको इलेक्शंस ही नहीं मानते और अभी दूसरी तरफ 2 पार्टीज़ अभी भी किसी सेटलमेंट पे नहीं पहुंची हैं। इन तमाम हालात को देखा जाए तो इस वक्त होना तो ये चाहिए था कि पार्टीज़ मिलके बात करती, लेकिन गिरफ्तारियों का जो सिलसिला अभी चल निकला है लगता कुछ यूं है कि वो रुकने वाला नहीं है। मजीद फवाद चौधरी साहब को रिमांड पे भी दे दिया गया है। आगे क्या होने जा रहा है, जब उनकी गाड़ी एक रुख पे जा रही थी तो उसके बाद पीटीआई के लोगों ने एहतजाज भी किया और पुलिस के साथ उलझने की भी कोशिश की। ये सियासत कौन सी सियासत है, इस पे कुछ बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहतरमा मुसर्रत शाह साहिबा, आपका ताल्लुक पीटीआई से है। मेरे प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, बल्कि कर चुके हैं। असद महमूद साहब, आप तज्जियाकार हैं, और सरदार नज़ाकत साहब पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। मुसर्रत शाह साहब, इंट्रोडक्टरी साहिबा आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट सुन लिया। मेरा ख्याल है कि सवाल बचा नहीं है, जवाब आप देंगी कि कौन सी सियासत है जिसमें किसी इदारे को कुछ कहा जाता है, उसके बाद उस इदारे की तरफ से एफआईआर दर्ज की जाती है, फिर एक रहनुमा को उठा के ले जाया जाता है, फिर उसके लीडर्स उस लीडर के लिए उसके चाहने वाले निकलते हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि फवाद चौधरी आपके सफाए अव्वल के एक बेहतरीन कारकुन है अगर पीटीआई के देखा जाए। इमरान खान साहब ये बात कहते हैं, लेकिन ऐसा होता ही क्यों है? अच्छा सना, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इदारे बनते क्यों हैं। इदारे किन के लिए बनते हैं? आम आवाम के लिए बनते हैं, या इदारों में जिनको जॉब दी जाती है वो इदारे उन जॉब अपॉर्चुनिस्ट के लिए महदूद होने चाहिए? जो जॉब कर रहे हैं वो उनकी प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकती ना। इदारे बनते हैं कि आम अवाम को फैसिलिटेट किया जाए, उनको सहूलतें दी जाए।
इसलिए नहीं कि अगर आप एक इदारे में बैठे, एक चेयर पे बैठे, तो आप ये समझ रहे हैं कि मैं माँ बाप हूँ और जो मैं कहूँगा, जो मैं करूँगा, कोई पूछने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो, कोई इस पे बात करने वाला ना हो। ये इदारे किनके पैसों से चलते हैं, या ये कहा जाए कि नहीं पाकिस्तान की अवाम के पैसों से नहीं चलते, ये बाहर की फंडिंग से ये चलते हैं, तो हाँ भाई, यू मोस्ट वेलकम। आप जो है ना, जिस तरह बाहर की अवाम अगर कोई इंटरनेशनल रिसोर्सेज है आपके, वो कह रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप चलाएं इन इदारों को। मगर जब ये अवाम, वही अवाम, वो चाहे सियासत में हो, सियासत में रोल प्ले करे, या वो किसी इदारे में हो या कहीं पे भी हो, मगर जब अवाम तो पूछेगी कि इदारे में बैठे हुए जो अफसरान हैं वो किन से डिक्टेशन लेते हैं, किन के इशारों पे काम करते हैं और क्यों करते हैं। आप ये जब मर्जी होती है। मुसर्रत शाह साहबा, मैं आपके पॉइंट पे पहुंच गई हूँ, लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि एक होती अवाम और एक होता है ट्रेंड सेटर, जो कि सियासतदान होता है, रहनुमा होता है, लीडर होता है। फवाद चौधरी साहब एक आम अवाम नहीं है, वो एक लीडर है, एक रहनुमा है, आपकी पार्टी का हिस्सा है। अगर क्या थोड़ी देर उनका बयान जस्टिफाई किया जा सकता है? आप कह रही हैं कि ओके, आप कह रही हैं कि फवाद चौधरी जो है ना वो सियासतदान है। अब कोई आप किसी भी जो है ना हटाए से जो आपके मीडिया के लोग हैं, अगर वो कोई मुंह खोलते हैं तो उनका या तो मर्डर हो जाते हैं या तो वो कहीं पे मतलब गायब हो जाते हैं। कौन बात कर सकता है? इदारे जब इदारे, वो मजबूत इदारे जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान को चलाने के लिए, अगर वो गलत कोई भी स्टेप उठाएंगे तो अवाम तो पूछेगी। सियासतदान जो है वो है क्या? वो तो रहनुमाई करता है आम अवाम की, वो बोली बोलता है, एक आम अवाम की बोली बोलता है ना, वो किसी अपनी जबान तो बोलता ही नहीं है। वो तो मतलब उनकी फीलिंग्स को, आम अवाम की फीलिंग्स को ट्रांसलेट कर रहा होता है कि आम अवाम की डिमांड क्या है। ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गई हूं। अगर वो बोलते हैं तो आप सजाएं दे रहे हैं उनको लिए सजाएं। और वो मोहतरमा जो है ना, ये मरियम औरंगजेब जो है ना, वो बोल रही है कि ये सियासी जो है ना गिरफ्तारी नहीं है, ये सियासी गिरफ्तारियां नहीं है, तो ये क्या है? आप ही के लोगों को जो है ना, मतलब जिनके ऊपर नेप के केसेस हैं, उनको बरी किया जा रहा है। आप सलमान को देखें, वो मतलब बाहर से आता है, नेप के केसेस खत्म, जरदारी पे रेप के केसेस खत्म। अब इसका तो हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं कि सारे केसेस खत्म हो रहे हैं। भी हमने इस पे बात और की करप्ट ये है, मतलब आप आम अवाम का जितना भी पब्लिक मनी जो है ना आप उठा लें चोरी करके, बाहर चले जाए, सब कुछ कर लें, आप पे कोई भी जो है ना गिरफ्तारी, ना ही गिरफ्तारी बनेगी, ना सजा आएगी, कुछ भी कर लें, मगर आप इदारे कितने भी करप्ट बन जाए, मगर खुदा न खास्ता उसके अगेंस्ट अगर आपने बोल लिया तो आपको मौत भी हो सकती है, उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। फिर कौन बोले? या तो आप वहां पे इदारे बनाए जहां पे सारे गूंगे बैठे हुए। ठीक है, आपका मौकफ आ गया कि वो एक पावर गेम है, पावर गेम के थ्रू हो रहा है, और जो कुछ अगर होता है उसका रिएक्शन आता है तो उस पर ये रद्दमल नहीं होना चाहिए, जो कि पावर गेम का एक हिस्सा है कि आप पकड़ धकड़ करें और गिरफ्तारियां करें। बहरहाल असद महमूद साहब, आप हमारे प्रोग्राम में हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद महमूद साहब, ये गिरफ्तारियां कोई नई बात नहीं है, हमने खान साहब के भी दौर में देखी है और खान साहब भी यही कहते थे, जी हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। ये पहली गिरफ्तारी है जो कि 9 माह में हमें एक बड़ी गिरफ्तारी इस तरह से नजर आई है। बाकी तो गिरफ्तारियां चले वो किसी और इदारे की वजह से हुई थी, लेकिन इस वक्त जो हुआ है ये आप क्या समझते हैं, किस तरह से लेते हैं फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि एक तो हम सभी परेशान हैं। आप यकीन मानिए, मैं खुद इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ और मैं हर शख्स को परेशान देखता हूँ रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, एंड एवरीबडी सेइंग कि ये हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। यानी आप फील करते हैं कि एक ऐसी कैफियत के अंदर हम अपने पाकिस्तान के शहरियों को लेके चले गए हैं कि they don't know कि what is going to happen tomorrow। महमूद साहब, एग्जैक्टली यही बात है। जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो बड़े दुखे लहजे में किया, क्योंकि कुछ तो अल्फाज हैं हमारे पास भी खत्म हो जाते हैं। मसला ये नहीं कि कौन गिरफ्तार हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कि अवाम के साथ क्या हो रहा है, अब जहन कैसे बनाया जा रहा है अवाम का। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। आप सना, आप इस एंगल से इस चीजों को देखें कि ये बल्कि मैं कभी सोचता हूँ कि ओके जी, ये हुकूमत आई, चलो भाई जिस तरीके से भी आ गई, दे आर इन पावर। मैं
फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ, ये आए किस मकसद के लिए थे? सरदार नजाकत भी आपके साथ बैठे हुए, सर्टनली उनके साथ भी ये पूछना चाहिए कि पीपल्स पार्टी तो दे यूज टू मेक वेरी टॉल क्लेम्स अबाउट द डेमोक्रेसी कि जी हम महंगाई कम करेंगे, हम सारे के सारा ये कुछ करेंगे। मैं तो रियली आई एम अपसेट कि ये किस डायरेक्शन में चल पड़े हैं। ये डायरेक्शन लेस ये हुकूमतें जो है ये पाकिस्तान को कहाँ लेके चले जाएंगी? आइए देखें, पूरे मुल्क के अंदर जो अमन अमान को तो चले साइड पे कर देना, आप इकोनॉमी की बात करें, महंगाई की बात करें, बदहाली की बात करें, मुलाजमतों से लोगों को फारग होने की बात करें, फैक्ट्रियों को बंद होने की बात करें, आपके पास एक लिस्ट है जो कि खत्म होने में नहीं आएगी। आप इनकी कोई तवज्जो उस तरफ नहीं है। आप सोचें कि जो वसाइल इन्होंने, मैं तो एक बाहर के बैठा आदमी आपसे कह रहा हूं कि जो इस्लामाबाद पुलिस ने जो पुलिस जिस तरीके से वहां पे भेजी, इस वक्त भी जो एक लिहाज से आप, मैं इसको ड्रामा ही कहूंगा ना, व्हाट इज गोइंग ऑन। और कि जी ये नहीं, फवाद चौधरी का कहना है 1500 पुलिस वाले बाहर हैं, VCG के अच्छा भी अगर 600 पुलिस वाले भी हों तो क्यों वो इस तरीके से ही सारा कुछ कर रहे हैं? इज ही अ टेररिस्ट? व्हाट इज हैपनिंग आर फॉर दैट मैटर? मामले के दूसरे पहलू पे आते हैं, ठीक है जी। अभी जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो कर रही है वो अपनी जगह एक सवालिया निशान है, लेकिन क्या समझते हैं जो PTI कर रही है वो ठीक है? वो जो बयान अभी तो ये फवाद चौधरी को पकड़ा गया है और फवाद चौधरी के बयान को इतना हाइप दी जा रही है। अमीन गंडापुर के बयान को आप ले लीजिए, वो भी इतने खतरनाक किस्म के वो बयान देते हैं, धमकियां देते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं एक आपसे अर्ज करूंगा, बिल्कुल मैं किसी को साइड नहीं लूंगा, ना PTI की ना ओके PDM की। मैं समझता हूं कि हमारे जितने भी ओके पॉलिटिकल लोग हैं, आई डोंट कॉल देम टू बी द लीडर्स, फाइन, ये किसी भी स्टेचर के हैं, इनको मेरा ख्याल है ये जज्बात के अंदर ये सारी पॉलिटिक्स करते हैं। रियलिटी के ऊपर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्रॉब्ली इससे ये बड़ा दूर होते हैं। आप यकीन माने ये बिल्कुल ठीक है। ये फवाद चौधरी के एक दो अल्फाज ऐसे थे जिसकी एक लिहाज से वो पकड़ के अंदर आपने उनको आता हुआ देखा और कहने की बात तो है ना कि ओके किसके इमा पे ये FIR हुई है। ये पहली दफा आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो सेक्रेटरी है ही हैज कम इन बिटवीन। आप ये देखें ना कि कभी इससे पहले कभी इस तरह की बात आपने सुनी? ठीक है, ये आईनी इदारा है, सारा कुछ है, पूरी दुनिया के अंदर इसी तरीके इलेक्शन कमीशन में सारे लोग मौजूद होते हैं। आप कभी कंपैरिजन करें, नून लीग के जो लीडर थे उन्होंने जिस तरीके से, आई डोंट से कि मैं जो फवाद चौधरी साहब ने बात की मैं उसको कुछ सेकंड कर रहा हूं, बट आई से कि यस दिस हैज बीन द ट्रेंड। लेकिन अब हुआ क्या है कि भाई अगर ये पॉलिटिक्स चल रही है, सारा कुछ है, तो ठीक है, कहीं ना कहीं तो एक सोच समझ होनी चाहिए कि हम अपने मुल्क को किस तरफ ताकसाना लेके जा रहे हैं। नो, मैं कभी सोचता हूं आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में या पीपल्स पार्टी के बारे में लोग बड़े बात करते थे कि नहीं इनके अंदर बड़ी पॉलिटिकल एक्यूमन है, बड़ी समझ बूझ है। अभी जो उनका पॉलिटिकल गेम है असद महमूद साहब बड़ा स्ट्रांग जा रहा है। नहीं, मैं किसी और एंगल से आपसे बात कर रहा हूँ। अगर देखें ना, अगर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतनी जो आप फील करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है, ये अब नफरत की हदों तक चली गई है, दुश्मनी पे चली गई है। डू यू थिंक कि इस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो दुनिया के दूसरे ममालिक में भी होती है? तो मैं ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी बहुत पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी समझदार, इनको सब कुछ पता है। मैं तो फील कर रहा था कि आसिफ जरदारी विल कम फॉरवर्ड एंड से जी कि नहीं, ये जो इस तरफ मुल्क डायरेक्शन में गलत जा रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं जी मैं साथ बिठाता हूँ सबको, इवन PTI को भी। नहीं, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा ना सना। जी। मैं आपसे ये कहूँ, ये अगर ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन ऐसी चलती रहेगी ना, तो आप याद रखिएगा ये सारे के सारे पॉलिटिशियन साइड पे होंगे, एंड यू नेवर नो देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड यू अंडरस्टैंड कि इसके बाद क्या होता है जब हालात बेकाबू हो जाते हैं। तो और आप यकीन मानिए इस सारे प्रोसेस के अंदर आप ये पॉलिटिशियन आपस में लड़ रहे हैं, मुल्क की हालत खराब है, एंजॉय कौन कर रहा है? आपकी पुलिस कर रही है और आपके ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं। नोबडी टॉक्स अबाउट देम। आप ये भी तो सोचिए, आप से हमें बहुत सोच समझ के आगे चलना है। वेयर इज इंडिया गोइंग और हम पाकिस्तान के अंदर ये क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कल ही समझ जाना चाहिए था, जब 2 दिन बिजली गायब रही है तो सियासतदानों को कतई कोई फर्क नहीं पड़ा और पूरा मुल्क जो बिजली के बगैर डूबा हुआ था अंधेरे में। तो यही मिसाल हमने कल भी दी थी कि अगर मुल्क में कुछ होता है ना तो सियासतदानों को फर्क नहीं पड़ना, आवाम को भुगतना है इस वक्त सब चीजों को। आई एग्री विद यू। और मैं ये समझता हूँ कि स्पेशली ये जो हुकूमत आई है
ये इनके पास किसी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि ये मुल्क को इन्होंने महंगाई से या मुझे और आपको महंगाई से निकालना था। आप यकीन माने, अभी तो चले जनवरी फरवरी का महीना चल रहा है, आप अपने घर का अभी भी बिल उठा के देख लें, आपको परेशानी हो जाती होगी आपकी इनकम कितनी है और सिर्फ उसके अंदर से बिजली का बिल कितना जा रहा है। और अभी अगर ये IMF जिस तरीके से अब इनको शिकंजे में लेकर आ गया है, आप बजाय इसके कि आपस में ये लड़ते रहते, कोई इस तरह का सिलसिला करते कि जो बाहर के मुल्क के पाकिस्तानी है वो इन पे भरोसा करते, पैसे भेजते पाकिस्तान के अंदर। ये जो डॉलर का सिलसिला शुरू है ये शायद ना होता और मे भी हमारा पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का, हमारी इकानमी का इतना बुरा हाल ना होता जो आज 9.5 महीने के अंदर इस हुकूमत ने कर दिया है। बट दिस इज नॉट द प्रायोरिटी। बिल्कुल आपने ठीक एग्जांपल दी है कि पूरे मुल्क को इन्होंने अंधेरे के अंदर डुबो दिया है ना। एवरीबॉडी से अभी भी इनको ये दे आर नॉट श्योर कि ये हुआ क्यों है। हुआ इसलिए हुआ है कि इन्होंने जो ITTs थे उनको सर्टिफिकेट फ्यूल प्रोवाइड नहीं किया। एवरीबॉडी नोज इन इस्लामाबाद कि ये सारा के सारा हुआ है कि जी हम किसी तरीके से ऐसी चीजों को कंट्रोल करें। आर्टिफिशियली कैसे चीजों को ये कंट्रोल कर सकते हैं? टिल सच टाइम ये कंक्रीट मेजर्स ना लेते। लेकिन फिर वही बात आती है ना, ये कौन सी मेजर्स ले रहे हैं? ये तो एक दूसरे के दस्तों गिरबां इखलास से हो गए। बड़ी सूरत हाल ऐसी है कि बहरहाल इसका मैं तो आवाम से कहती हूँ कि जी मसाइल का हल आपके हाथ में। असद महमूद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, हुआ कुछ यूं ही है कि बिजली पैदा तो की लेकिन उस निज़ाम को चलाने के लिए उस निज़ाम को अपग्रेड नहीं किया गया। सारा मुद्दा ये है, ना किसी की मुदाखलत, ना कुछ ऐसी हैकिंग हुई, ना कुछ ऐसा हुआ, लेकिन आपने बिजली तो अपने आप को दिखाने के लिए पैदा करना शुरू कर दी, लेकिन उसके बाद वो सिस्टम नहीं बनाया गया कि जो इस तमाम चीज़ों को संभाल सकता है। एक ब्रेक लेते हैं इस वक्त और ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं।